नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। कल हमने अपने चैनल पर जेंसर इंजीनियरिंग की वीडियो डाली थी और वहां इन्वेस्टर्स को सचेत किया था कि आप किसी भी तरह के न्यूज़ फ्लो के झांसे में ना आएं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ के चलते स्टॉक में अभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है। आप देख लीजिए, फंड रेजिंग स्टॉक स्प्लिट्स की न्यूज़ के बीच में स्टॉक में आज भी जो है ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। आज की इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 70% के आसपास गिर चुका है और अभी भी संभलने को तैयार नहीं है। आरबीआई के क्लैरिफिकेशंस के बाद आज काफ़ी एनालिस्ट ने, काफ़ी बड़े सो कॉल्ड एनालिस्ट ने इस पर बाय कॉल्स दी। उसके बाद भी स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिला और ऑलमोस्ट फ्लैट ही स्टॉक क्लोज हुआ है। क्या वो कारण है जिसकी वजह से इंडसइंड बैंक पर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है और आगे निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में फिजिकल फॉर्म में कोई भी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स की यूनिट हैं या आपके एंसेस्टर्स या फ्रेंड्स में कहीं भी किसी के पास ऐसे शेयर्स हैं जिनको वो डीमेट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, जिनमें नॉमिनेशन नहीं है, उनको नहीं पता है कि वो कैसे डीमेट में कन्वर्ट कराना है, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं हमारी टीम से और उनसे एडवाइस ले सकते हैं। वापस आते हैं फ्रेंड्स टॉपिक पर। पिछले एक साल में लगभग 55%, 18 महीने में लगभग 65% ये स्टॉक गिर चुका है। 2000 के आसपास का इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है और 1576 का 52 वीक हाई। स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इंडसइंड बैंक में गिरावट के कारण क्या है, क्यों स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, ब्रॉडली जो न्यूज़ फ्लो है वो सबको पता है, बस एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अर्ली मार्च में जो इनके सीईओ हैं सुमंत कटपालिया जी को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था, जबकि यूजुअली जो है बैंक्स के सीईओज को 3 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। तो वहाँ पर फ्यूचर लीडरशिप को लेके, उसके स्ट्रैटेजी को लेके एक क्वेश्चन मार्क था। जो बहुत बड़ी न्यूज़ जो इनके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में लगभग 1600 करोड़ के आसपास की डिस्क्रिपेंसी अभी जो निकल कर आई है और जहां पर एक पोटेंशियल 1600 करोड़ के आसपास का लॉस जो है मार्च क्वार्टर की अर्निंग में इनको बुक करना पड़ेगा, जो टोटल इनके नेटवर्थ जो है 2.5% के आसपास जिसमें इम्पैक्ट आएगा। उस न्यूज़ के बाद से स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये डिस्क्रिपेंसी इनके पोर्टफोलियो में 8 साल से थी और जो किसी तरह से डिस्क्लोज नहीं हो पाई। मोर देन दिस फाइनेंशियल इम्पैक्ट के बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिटिंग पॉलिसी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लेके आता है कि ऐसा कैसे हो गया कि ये जो इतनी बड़ी गड़बड़ी है वो पकड़ में नहीं आई। उसके बाद इसे स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 11 मार्च को 22% गिरा। उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट आई और पिछले 6 दिनों में 40% के आसपास ये स्टॉक गिर चुका है। वीकेंड में स्टॉक के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई जब आरबीआई ने बोला कि स्टॉक कंपनी वेल कैपिटलाइज है, इंडसइंड बैंक डिपॉजिटर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आज कुछ एनालिस्ट ने इस पर बाय कॉल दी कि स्टॉक में एक बड़ा रिबाउंड आ सकता है। 4-5% तेज भी खुला। उसके बाद स्टॉक फ्लैट और 0.25% के आसपास की तेजी के साथ बंद हो गया। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि इंडसइंड बैंक में आगे निवेशकों को क्या करना चाहिए और मार्केट का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बन पा रहा है। डिटेल में आप इस बात को समझ लीजिए। फ्रेंड्स, पहले तो ये कि आरबीआई का जो अश्योरेंस है वो डिपॉजिटर्स के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आरबीआई का जो मेन एम है वो डिपॉजिटर्स के कॉन्फिडेंस को, ट्रस्ट को बैंक पर बनाए रखना है, चाहे वो कोई भी बैंक हो। अगर किसी भी बैंक में, स्पेसिफिकली बड़े बैंक में डिपॉजिटर्स का पैसा डूब गया तो पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होने का खतरा है। बैंकिंग पूरी तरह से ट्रस्ट का बिजनेस है और आरबीआई नहीं चाहता कि वो ट्रस्ट में कोई हल्का सा भी कोई कॉन्फिडेंस शेक हो या वहाँ पर कुछ भी ऐसा है, क्योंकि वो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है पूरे बैंकिंग और इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। तो इस वजह से आरबीआई की जो वो स्टेटमेंट है वो मोर ओवर जो है स्टॉक होल्डर्स के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं थी, वो बेसिकली डिपॉजिटर्स के लिए थी, क्योंकि आरबीआई की कोशिश हमेशा डिपॉजिटर्स को कॉन्फिडेंस देने की रहती है। जिस तरह से एकाएक स्टॉक में गिरावट आई है फ्रेंड्स, खुद मेरे पास काफ़ी मेरे फ्रेंड्स और जो मेरे बैंकर दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि इंडसइंड बैंक से लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। मार्केट में ज़बरदस्त फियर मॉन्गरिंग है कि इंडसइंड बैंक डूब सकता है
और आपको पता है अफवाहों का दौर जब जारी होता है तो बैंक के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। इंडसइंड बैंक का जो ईयरली प्रॉफिट है प्री टैक्स वो 2100 करोड़ के आसपास है दिसंबर क्वार्टर में, पोस्ट टैक्स 1400-1500 करोड़ के आसपास। तो 1600 करोड़ रुपया उनका एक क्वार्टर का प्रॉफिट है, तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है। बट इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो बैंक की इमेज का इम्पैक्ट है। यहाँ पर जो इमेज इनका रेपुटेशन लॉस हुआ है वो बहुत बड़ा है। बैंकिंग पूरी तरह से ट्रस्ट का बिजनेस है और लोगों के पास बैंक की कमी नहीं है। अगर आज आपको पता लगे कोई एबीसी बैंक डूबने वाला है या आपको 0.001% भी डाउट आए कि यहाँ मेरा पैसा सेफ नहीं है, तो बड़ा डिपॉजिटर क्यों वहाँ अपना पैसा रखेगा। ऑलमोस्ट सारे बैंक का इंटरेस्ट सेम है, सारे बैंक की सर्विसेज अच्छी है, वो तुरंत दूसरे बैंक में चला जाएगा। तो यहाँ पर इनके लिए जो ये लॉस होना था ये तो हो गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैंक की एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, स्पेसिफिकली डिपॉजिटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। बड़े डिपॉजिटर्स को मेंटेन करना और नए बिजनेस को ग्रो करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ना यहाँ बैंक डूबने वाला है, ना डिपॉजिटर का पैसा कहीं जाने वाला है, वो मैं भी मान गया। पर एज अ इन्वेस्टर मुझे तो ग्रोथ चाहिए और एक हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए, जो फिलहाल तो आती हुई नहीं दिख रही है। डिपॉजिटर्स के मन में फियर्स हैं और यहाँ पर डिपॉजिटर्स नया बैंक्स ढूंढ रहे हैं और काफ़ी जो है फील्ड से, चैनल चेक से इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, इंडसइंड बैंक से बड़े डिपॉजिटर अपना पैसा शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट कि 8 साल से ये डेरिवेटिव का जो लॉस है, डिस्क्रिपेंसी है, बैंक की बैलेंस शीट में था, रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई, रिपोर्ट नहीं हुई। तो अब आरबीआई ने इनके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को स्क्रूटनी के भी आदेश दे दिए हैं। अब इन्वेस्टर्स के मन में ये खौफ है कि पता नहीं कुछ और ना निकल के आ जाए, कल को कोई और बड़ा एनपीए और बड़ा फ्रॉड और कोई बड़ी डिस्क्रिपेंसी ना निकल के आ जाए जिसके लिए बैंक को बड़ी प्रोविजनिंग करनी पड़े। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। ग्रोथ के इश्यूज़ हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, और ये कंपनी एक ऐसी है जहाँ पर बैंकिंग सेक्टर कोई मोनोपोली सेक्टर नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक से लेके और नेशनलाइज्ड बैंक तक भरे पड़े हैं। आपके शहर में अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो 50 बैंक आपके पीछे लग जाएंगे और सबकी सर्विसेज ऑलमोस्ट बराबर है। तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी बैंक्स के पास में यूएसपी नहीं है जिसकी वजह से वो कस्टमर्स को रिटेन कर सकें, और यहाँ हल्का सा ट्रस्ट डगमगाया, कस्टमर तुरंत शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा लीडरशिप पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो एक बहुत बड़ा इशू है कि 1 साल के बाद जो इनके सीईओ हैं उनका एक्सटेंशन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आगे जाके कौन बैंक को लीड करेगा, किस तरह की पोजीशंस होंगी। तो कुल मिला के पूरी तरह से अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। मार्च के रिजल्ट खराब आने हैं, वो इस न्यूज़ में डिस्काउंटेड है। अब उसके बाद में आगे के क्वार्टर्स में ग्रोथ कैसी आएगी, रिजल्ट्स कैसे आएंगे, उस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी आप गिरावट के बाद देखोगे तो स्टॉक का प्राइस आपको अच्छा लगने लगेगा। स्टॉक बुक वैल्यू के नीचे आ गया है, 835 रुपये की बुक वैल्यू है। अगर हम नेटवर्थ का एडजस्टमेंट थोड़ा करके देख भी लें, यहाँ से 5-7% कम कर लें, 800-790 रुपये की बुक वैल्यू है एडजस्टेड, जो लॉस इनको होने वाला है। उसके बाद भी स्टॉक उससे नीचे आ चुका है। ईपीएस पी के हिसाब से देखें तो 6-7 के पी पे ट्रेड कर रहा है। पर उसके बाद भी फ्रेंड्स आपने देखा होगा, पीएसयू बैंक के क्लासिक एग्जांपल है कि इतने ग्रोथ के बाद भी, इतने प्रॉफिट्स दिखाने के बाद भी इनको अच्छे वैल्यूएशंस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट को हमेशा कहीं ना कहीं ये लगता है कि आने वाले टाइम में बड़े एनपीएस आ सकते हैं, फ्रॉड डिटेक्ट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं वो जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं लगती है और उनको वो वैल्यूएशंस नहीं मिलते हैं। बैंकिंग सेक्टर में कुछ 2-3 बैंक्स को मैं छोड़ दूँ, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी, और कुछ और थोड़े प्राइवेट सेक्टर के अच्छे बैंक है, यू स्मॉल फाइनेंस का मैं बैंक नाम लूँगा। बाकी स्मॉल फाइनेंस फील्ड के बहुत सारे बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे बैंक हैं जिनको मार्केट वो एग्रेसिव वैल्यूएशंस नहीं दे रहा है और वो 6-7 के 8 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि निवेशकों को इस स्टॉक में बॉटम फिशिंग से बचना चाहिए। यस बैंक से जिसने सलाह ले ली है, सीख ली है, यस बैंक का क्लासिक एग्जांपल देखिए, उनको तो बचना चाहिए। आगे बैंक को फंड रेजिंग करने में दिक्कत आएगी, बैंक फंड रेजिंग करेगा, इक्विटी डाइल्यूशन होगा, अगर डिपॉजिट घटता है तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर दिक्कतें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, इसको आप वन टाइम हिट की तरह ना देखें। जो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का हिला है उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर वेट करना चाहिए स्पेसिफिकली बैंकिंग शेयर में, और निवेशकों को इस तरह के शेयर्स में बॉटम फिशिंग करने से बचना चाहिए, या क्योंकि गेन की एंटिसिपेशन में बाय करने से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, रिसर्च अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
इज़ माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।